हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं बीए पार्ट 2 सब्सिडरी के पेपर 2 असामान्य मनोविज्ञान में पढ़ाए जाने वाले पाठ, जिसमें मेंटल मैकेनिज्म पर हम लोग चर्चा किए और प्राइमरी मेंटल मैकेनिज्म के विभिन्न आयामों को देखा, चर्चा की और यह निष्कर्ष निकाला कि किस प्रकार से प्राथमिक मानसिक मनोरचनाएं अचेतन में गई हुई अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति करता है और उसको तृप्त करता है और किस प्रकार से मानसिक संघर्ष से बचाता है। अब हम मेंटल मैकेनिज्म के दूसरे प्रकार, जिसको कि सेकेंडरी मेंटल मैकेनिज्म के नाम से जाना जाता है, गौण मानसिक मनोरचनाएं, उसके बारे में जानेंगे कि वह किस प्रकार से हमारे अचेतन की दमित इच्छाओं को या मानसिक संघर्ष को कम करने में सहायक होता है और किन प्रक्रियाओं को अपनाता है। तो गौण मानसिक मनोरचनाएं, या जिसको कि माइनर मेंटल मैकेनिज्म, अप्रधान मानसिक रचनाएं भी कहते हैं, उससे तात्पर्य वैसे मनोरचनाओं से होता है जो स्वयं मानसिक संघर्ष से उत्पन्न मानसिक तनाव को दूर करने की क्षमता तो नहीं रखता, परंतु बहुत से ऐसी मनोरचनाओं का उपयोग वह करता है जिससे कि मानसिक तनाव को कम करने में मदद मिलती है, जैसे कि वास्तविकता से वह पलायन हो जाना, आइडेंटिफिकेशन, कंपनसेशन, ट्रांसफरेंस, फैंटेसी, स्वप्न चित्र आदि बहुत सी ऐसी मानसिक मनोरचनाओं का उपयोग करता है जिसके आधार पर वह उस स्थिति से, मानसिक तनाव की स्थिति से बचते हुए मानसिक संघर्ष को कम करता है। उसी में सबसे पहला प्रकार प्रोजेक्शन या प्रक्षेपण के नाम से जाना जाता है। अब हम देखेंगे कि प्रोजेक्शन क्या है और यह किस प्रकार का गौण मानसिक मनोरचना है जिसके आधार पर तनाव या दबाव को, मानसिक संघर्ष को कम किया जाता है। प्रक्षेपण का अर्थ अपनी कमजोरी, प्रवृत्तियों एवं अमान्य इच्छाओं को दूसरे पर प्रोजेक्ट करना या आरोपित करना होता है। जेली तथा जाइगर ने 1981 ईस्वी में इसकी भी परिभाषा देते हुए कहा कि दूसरे लोगों या वातावरण के प्रति अपनी अमान्य प्रवृत्तियों, मनोवृत्तियों एवं व्यवहारों को अचेतन रूप से आरोपित करने की प्रक्रिया को प्रक्षेपण कहते हैं। इस डिफिनीशन से यह स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्ति अपनी निकृष्ट, अनैतिक एवं घृणित प्रवृत्तियों तथा विचारों को दूसरे में देखता है और अपनी असफलताओं के लिए भी दूसरे पर ही आरोप लगाता है। जैसे एक उदाहरण के रूप में आप समझ सकते हैं कि एक छात्र जब परीक्षा में फेल हो जाता है या असफल हो जाता है तो वह इस असफलता का कारण अपने आप पर न लेते हुए वह अन्य लोगों पर इसका कारण बताता है। वह बताता है कि हमारे शिक्षक ही इतने अच्छे नहीं थे कि हमको अच्छे ढंग से पढ़ा सके। दूसरा कारण बताता है कि परिवार में हमको इतना काम का बोझ दे दिया गया था कि हम भर दिन काम में ही लीन रहते थे, हमसे लोग काम ही कराता रहता था, तो मैं पढ़ाई कहाँ से करूँगा। वह यह भी कह सकता है कि जो किताबें, जो पुस्तकें, जो स्टडी मटेरियल्स हमको मिले थे वो इतने सब स्टैंडर्ड, इतने ख़राब थे
कि उसके आधार पर पढ़ के पास करना उचित नहीं था, संभव नहीं था, और इसी वजह से हम फेल कर गए। इसी तरह से वह परीक्षा में पूछे गए प्रश्न को लेकर भी उंगली उठाते हुए कहता है कि परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए थे वह ऐसे प्रश्न पूछे गए थे कि सिलेबस से बाहर के थे, पढ़ाए ही नहीं गए थे, पूछने का तरीका इतना क्लिष्ट और कठिन था कि समझ से परा था। इस तरह से तरह तरह के कारणों को एक विद्यार्थी जब असफलता को छुपाते हुए तर्क देता है, अर्थात दूसरे पर अपना आरोप प्रोजेक्ट कर देता है, तो इसी अवस्था को प्रोजेक्शन कहा जाता है। साइमंड्स ने बताया कि प्रक्षेपण में व्यक्ति अपने द्वेष भावनाओं, अनैतिकता, कामेच्छा, अवगुणों एवं दुर्गुणों का प्रत्यारोपण दूसरों व्यक्तियों पर करके अपने आप को दोषमुक्त करता है और अपने आप में शांति एवं सेल्फ सेटिस्फेक्शन पैदा करता है। इस वजह से वह मानसिक संघर्ष से भी बच जाता है और दोष को दूसरे पर मढ़ देता है। तो इस टेक्निक के उपयोग करने के कारण चूँकि मानसिक संघर्ष की स्थिति से व्यक्ति बाहर निकल जाता है, तो यह प्रक्रिया डायरेक्ट न होकर इनडायरेक्ट होती है और दूसरे पर आरोपित होती है, इसलिए प्रक्षेपण इसको कहा जाता है। दूसरी गौण मानसिक मनोरचनाएं का नाम आत्मीकरण या आइडेंटिफिकेशन है। इसमें व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के समरूप बनकर अपने मानसिक संघर्षों को दूर करता है, क्योंकि ऐसा करने से उसका अहम संतुष्ट होता है और इस तरह से वह मानसिक संघर्ष से बच जाता है। स्टेंज नामक मनोवैज्ञानिक ने इसको परिभाषित करते हुए कहा कि आत्मीकरण एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें व्यक्ति अपने आप को दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के प्रति इस सीमा तक संबंधित या अपने आप को रिलेट कर लेता है कि वह दूसरे व्यक्तियों के मूल्यों, मानकों मतलब स्टैंडर्ड्स तथा व्यवहार के पैटर्न्स को अपने आप में सम्मिलित करते हुए पाता हुआ या सम्मिलित हो जाता है। इससे तो यह स्पष्ट है कि जो आइडेंटिफिकेशन या जिसको तादात्म्य कहते हैं, उस मनोरचना में व्यक्ति दूसरे के मूल्यों तथा शील गुणों को अपनाता है और ऐसा करने में अपनी कमजोरियों और दुर्गुणों से बच जाता है और इस प्रकार तनाव से हट जाता है। और यह भी यहाँ ध्यान रखना जरूरी है कि वह वैसे ही व्यक्तियों के शील गुणों एवं मूल्यों को अपनाता है जिसे वह समाज में एक रोल मॉडल के रूप में देखता है और अपने आप से श्रेष्ठ समझता है। जैसे कोई लड़का किसी खास हीरो को अपना रोल मॉडल मानते हुए और उसके शील गुणों मूल्यों को अपनाने लगे तो यह आइडेंटिफिकेशन होगा। उसी तरह जब कोई युवती किसी हीरोइन के रोल मॉडल को अपनाने लगे तो वह भी उसके लिए रोल मॉडल हो सकती है। उसी तरह एक पिता या पुत्र अपने माँ बाप के समतुल्य या अपने माँ बाप के गुणों को, मूल्यों को आदर्श मानते हुए यदि उसी पर चलते हुए उनका अनुसरण करते हुए अपने व्यवहार में उन आदर्शों को उतारता है तो वह भी आइडेंटिफिकेशन ही माना जाता है। किसी स्टूडेंट्स का, किसी लड़के का या किसी युवती का किसी खास हीरो या हीरोइन के तरह वस्त्र पहनना, बाल का स्टाइल रखना, चश्मा पहनना या इस तरह का एक्टिविटी करना और उसको अपने आप में, मन में उतारना, व्यवहार में उतारना, यह भी आइडेंटिफिकेशन का ही एक प्रकार है। यहाँ यह व्यवहार करके, उस तरह का व्यवहार करके व्यक्ति अपनी कमजोरियों को छुपा लेता है और कमजोरियों की वजह से उत्पन्न मानसिक तनाव को कम कर लेता है।
इसीलिए इस विधि को अपनाता है, क्योंकि वह मानसिक तनाव की स्थिति से अपने आप को इनडायरेक्टली बचा लेता है। अब हम यहाँ देखेंगे कि आदमी चूंकि दूसरे के व्यवहार को कॉपी करता है, अनुकरण करता है, तो यह समझ लेना जरूरी है कि आत्मीकरण या आइडेंटिफिकेशन एवं अनुकरण से बहुत समान होते हुए भी इसमें भिन्नता है, क्योंकि अनुकरण की प्रक्रियाओं की चेतना व्यक्ति को होती है, परंतु आइडेंटिफिकेशन की प्रक्रिया की का भान भी नहीं व्यक्ति को होता है। अर्थात इस बात को कहने का स्पष्ट मतलब है कि आइडेंटिफिकेशन यदि व्यक्ति करता है या कोई बच्चा करता है या कोई युवक या युवतियाँ करती हैं, तो वह चेतन के बिना जानकारी के ही करता है। यदि कोई पुत्र अपने पिता का, माता का, कोई लड़का हीरो हीरोइन का, या कोई व्यक्ति समाज में कोई नेता का आइडेंटिफिकेशन करता है, तो वह जान के नहीं करता है, बल्कि वह अचेतन रूप से ऐसा हो जाता है और उसको उसकी जानकारी भी नहीं होती है। लेकिन अनुकरण में, इमिटेशन में, वह जानते हुए उसके अनुसार बनने की कोशिश करता है, उसके व्यवहार को अपने व्यवहार से मिलाने की कोशिश करता है। यह चेतन रूप से होता है। इसीलिए आइडेंटिफिकेशन और इमिटेशन में यही अंतर है कि आइडेंटिफिकेशन अनकॉन्शियसली होता है और इमिटेशन कॉन्शियसली होता है। तीसरा जो गौण मानसिक रचना है उसका नाम है इंटरजेक्शन, अंतःक्षेपण। अंतःक्षेपण एक ऐसी मनोरचना है जिसमें दूसरे व्यक्तियों के शील गुणों या वातावरण के गुणों को व्यक्ति एक शील गुण या अपने वातावरण का एक गुण मानने लगता है। इसमें भी व्यक्ति दूसरे के गुणों को या व्यवहारों को अपने आप में गुण के रूप में देखने लगता है। मिलर ने इसको परिभाषित करते हुए कहा कि व्यक्ति द्वारा अपने वातावरण के गुणों को अपने व्यक्तित्व में सम्मिलित करने की प्रवृत्ति को अंतःक्षेपण कहते हैं। इस परिभाषा से यह स्पष्ट है कि अंतःक्षेपण में व्यक्ति दूसरे के गुणों को अपने व्यक्तित्व का एक अंग मान लेता है और इसके वजह से वह निराशाजनक भावों एवं विचारों से बच जाता है और मानसिक संघर्ष की स्थिति से अपने आप को बचा लेता है। जैसे यदि कोई लड़का, कोई छात्र अपने आप को अमिताभ बच्चन, अजय देवगन या लालू यादव, नीतीश कुमार या उसी तरह से कुछ अन्य महापुरुषों की तरह समझने लगता है, तो यह व्यवहार उसका अंतःक्षेपण कहलाता है। एक बात यहाँ समझ लेना जरूरी है कि अभी जो पीछे हम लोग आइडेंटिफिकेशन की चर्चा किए, तो आइडेंटिफिकेशन और इंटरजेक्शन में अंतर है। इसमें छात्र अधिकतर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि दोनों में दूसरे के व्यवहार को, गुणों को अपने में लाने की बात होती है, जबकि अंतःक्षेपण की मनोरचनाएं आत्मीकरण की मनोरचनाएं के समान है। फिर भी दोनों में एक अंतर है। आत्मीकरण में आइडेंटिफिकेशन व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के समान बनने का प्रयास करता है, जबकि इंटरजेक्शन में स्वयं व्यक्ति दूसरे के व्यक्तियों के शील गुणों के अपने व्यक्तित्व का एक अभिन्न अंग मानने लगता है। आइडेंटिफिकेशन में तो बनने का प्रयास करता है, रोल मॉडल देखते हुए उसके अनुसार चलने का प्रयास करता है, लेकिन इसमें इंटरजेक्शन में या अंतःक्षेपण में वह अपने आप को वैसा बना हुआ पाता है। वह समझता है कि हम अमिताभ बच्चन ही हैं, वह समझने लगता है कि हम नीतीश कुमार के तरह ही हैं। तो ये बात होती है। अब फ्राइड महोदय का कहना था कि इंटरजेक्शन मनोरचनाओं के प्रयोग से व्यक्ति में चूँकि सुपर ईगो का विकास होता है, क्योंकि वह एक आदर्श के रूप में, आदर्श व्यक्ति के रूप में अपनाने लगता है उसके व्यवहारों को, उसके विचारों को, तो उससे उसका सुपर ईगो डेवलप करता है, जिसके वजह से व्यक्ति को अपने वातावरण के वस्तुओं एवं व्यक्तियों के साथ अभियोजन करने में भी मदद मिलती है।
परंतु यदि इस मनोरचनाओं का प्रयोग यदि अधिक होने लगता है तो फ्राइड महोदय ने आगाह करते हुए बताया कि इसके वजह से व्यक्ति में पैरानोइया जिसे स्थिर व्यामोह और सिजोफ्रेनिया जिसे मनोविदलता कहते हैं उस मानसिक रोग की उत्पत्ति हो जाती है, क्योंकि इस अवस्था में वह व्यक्ति, वह छात्र, वह आदमी अपने आप को इतना अधिक रमा लेता है और दूसरे से इतना अधिक गुणों को भरपूर पाने लगता है कि जिसके वजह से मानसिक असामान्यता की स्थिति होती है। क्योंकि ये दोनों मानसिक रोग में जो सिजोफ्रेनिया और पैरानोइया की बात किए, इन रोगों से ग्रसित व्यक्ति अपने आप को कभी भूत समझने लगेगा, कभी प्रेत समझने लगेगा, कभी ईश्वर समझने लगता है। तो वास्तविकता से इतना वह कट जाता है कि अपने आप को वह प्रधानमंत्री और मोहनदास करमचंद गांधी या अमिताभ बच्चन या देवानंद या जितना भी हमने उदाहरण दिया वह समझने लगता है। तो इस वजह से उसमें मानसिक असमानता की भी स्थिति आ जाती है। तो यह तो बात हुई कि इसके वजह से क्या होता है, लेकिन आइडेंटिफिकेशन और इंटरजेक्शन में यही अंतर है। इस प्रकार से हम अभी 3 सेकेंडरी मेंटल मैकेनिज्म की चर्चा किए। अब नेक्स्ट क्लास में हम अलग प्रकार के सेकेंडरी मेंटल मैकेनिज्म की चर्चा करेंगे। थैंक यू।